हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 6th वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द 4th लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we have studied the functions of Reserve Bank of India and the monetary policy. Today we will study about the instruments of monetary policy. So without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is instruments of monetary policy. So there are two instruments of monetary policy. A. Quantitative or general measures, and B. Qualitative or selective measures. So guys, we will understand both of these instruments in detail. So first of all, we will discuss about quantitative or general measures. The quantitative measures are aimed at impacting the entire economy in a general or common way, and hence these are also called general measures. We have to study 7 different measures in quantitative or general measures. So we will understand them one by one. Among them, the first measure is bank rate. So friends, the first question arises in our mind is, what is bank rate? So let us understand. When commercial banks have shortage of funds, they borrow money from RBI. The rate at which RBI lends to the commercial banks for long term is called bank rate. यानी कि जब कमर्शियल बैंक्स को मनी की शॉर्टेज होती है या फंड्स की शॉर्टेज होती है तो वो RBI से मनी बोरो करती हैं या पैसा उधार लेती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर पैसा उधार देती है उस रेट को हम बैंक रेट कहेंगे। एज अ टूल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देश में जब इन्फ्लेशन या डिप्रेशन या रिसेशन का माहौल छा जाता है तो बैंक रेट की हेल्प से हम इन्फ्लेशन या रिसेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, RBI increases the bank rate, so the commercial banks will borrow less as it is expensive to borrow for them. When they borrow lesser amounts at higher rate, they give lesser amount of loans at higher rate to the general public. So people gets fewer loans, hence their demand for certain goods and services falls, and when demand falls, price of those goods and services also falls, and the situation of inflation is controlled. फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेसन में ये पढ़ा था कि इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है या इन्फ्लेशन के क्या क्या रीजंस हैं। उनमें से एक रीज़न ये था कि जब किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस भी बढ़ता है और इसी कारण इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो लोगों की डिमांड कब बढ़ती है, तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि जब लोगों के पास एक्सेस मनी आती है, यानी कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तब उनकी खरीद शक्ति, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है और उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला कदम तो ये उठाया जाना चाहिए कि मार्केट में जो एक्सेस मनी की सप्लाई हो रही है उस आने वाली मनी की सप्लाई को रोका जाए। तो इस मनी सप्लाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना बैंक रेट इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन लेते हैं वो कमर्शियल बैंक्स को महंगा पड़ता है, इसीलिए वो पहले की अपेक्षा कम लोन लेते हैं और जो रेट वो RBI को पे करते हैं उस रेट से ज़्यादा रेट से वो हमारे जैसी पब्लिक को लोन के रूप में पैसा लेंड करते हैं। तो पब्लिक को भी वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, जिससे पब्लिक भी लोन लेना अवॉइड करती है और मार्केट में आने वाला नया पैसा वो स्टॉप हो जाता है। और जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो लोगों की परचेस पावर कम हो जाती है
परचेस पावर कम होने से लोगों की डिमांड्स कम हो जाती हैं और डिमांड्स कम होने से ऑटोमेटिकली प्राइस डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं और प्राइस जैसे ही घटते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। Hence, at the time of inflation, bank rate is increased and at the time of depression, bank rate is decreased by RBI। यानी इन्फ्लेशन के टाइम पर RBI बैंक रेट इंक्रीज कर देती है और डिप्रेशन के टाइम पर, डिप्रेशन यानी मंदी, मंदी का दौर ऐसा होता है कि जब मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाती है तब लोगों की परचेस पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होने लगते हैं। तो इस टाइप की मंदी की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में पैसे का आना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में पैसा किस तरीके से लाया जाए, तो ऐसे केस में आरबीआई अपना बैंक रेट कम कर देती है, जिससे कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई की तरफ से जो लोन मिलता है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो वो लोन जब सस्ता होता है तो कमर्शियल बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को सस्ते रेट पर लोन देते हैं और सस्ते रेट पर लोन मिलने से जनरल पब्लिक इजीली लोन ले लेती है। पैसा आने से उनकी परचेस पावर इंक्रीज़ होती है, परचेस पावर इंक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ होती है और डिप्रेशन या मंदी की सिचुएशन को काबू में ला दिया जाता है। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड द चीप मनी पॉलिसी and the policy of keeping bank rate very high is called dear money policy। तो फ्रेंड्स ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आपको एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ चीप मनी पॉलिसी या व्हाट इज़ डियर मनी पॉलिसी। तो आपको ये टर्म्स दोनों याद रखनी हैं। ट्रेंड्स ऑफ बैंक रेट इन इंडिया कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यू कैन सी डिफरेंट ईयर्स आर गिवन एंड इन दीज डिफरेंट ईयर्स different bank rate is also given। In 1953 3.5% bank rate was there। In 1981 the bank rate was 10%। In 1991 bank rate was highest up to 12% and in 2016 the bank rate was 7%। Bank rate is a rate for long term and hence cannot be changed in very short period। So RBI has stopped using bank rate as an instrument to regulate money supply। यानी फ्रेंड्स बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिसे बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए एट द प्रेजेंट टाइम आरबीआई ने बैंक रेट को एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट मनी सप्लाई यूज़ करना स्टॉप कर दिया है। इसकी जगह आरबीआई नए दूसरे कई मेजर्स का यूज़ करती है, जैसे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। यही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर का सेकंड टूल है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ रेपो रेट एंड व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड। व्हेन कमर्शियल बैंक्स नीड फंड्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, समटाइम्स फॉर 1 day, 7 days, 15 days, etc., they sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at a particular discount rate। This rate is called repo rate। यानी फ्रेंड्स जब भी कमर्शियल बैंक को बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है या फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक दिन हुआ या एक वीक हुआ या 15 डेज़ हुए, तो ऐसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से फंड्स लेती है तो उस वक्त कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखी सिक्योरिटीज़ आरबीआई को एक डिस्काउंट रेट से सेल करती हैं और इसमें ये कंडीशन होती है कि इन सिक्योरिटीज़ को आरबीआई और किसी को नहीं बेचेगी, इन सिक्योरिटीज़ को वही कमर्शियल बैंक खुद रीपरचेज करेगी। तो जिस डिस्काउंट रेट से कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेल करती हैं उसे हम रेपो रेट कहेंगे। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए नाम का एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपीज़ का एक शेयर रखा हुआ है। ए को पैसों की ज़रूरत है तो वो बी को ये सेम शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 100 है उस शेयर को 80 रुपीज़ में बी को बेच देता है और ये कंडीशन रखता है कि आफ्टर 15 डेज़ मैं ये सेम शेयर आपसे मार्केट वैल्यू पर
वापस से खरीद लूँगा। तो इस सिचुएशन में बी ए को कितने रुपए देगा फ्रेंड्स? 80 रुपीज़ देगा। यानी यहाँ पर ए के पास 80 रुपीज़ आए हैं और बी के पास से 80 रुपीज़ माइनस हुए हैं। अब आफ्टर 15 डेज ए फिर से अपना वो शेयर बी के पास से खरीद लेता है एट ₹100। तो इस वक्त ए वो बी को 100 रुपीज़ देगा। तो यहाँ बी को 100 रुपीज़ मिलेंगे और ए के पास से 100 रुपीज़ माइनस होंगे। तो यहाँ आप ओवरऑल देखेंगे फ्रेंड्स, तो ए को 20 रुपीज़ पर शेयर का लॉस जा रहा है और बी को 20 रुपीज़ शेयर की अर्निंग हो रही है। तो यहाँ ए ने बी को 100 का शेयर 80 में ऑफर किया था। तो ये जो डिस्काउंट ए ने बी को दिया वही सेम डिस्काउंट हमारी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को देती हैं। यानी आप समझ लीजिए कि जो ए पर्सन है वो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं। हमारी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को अपने शेयर्स डिस्काउंट से ऑफ़र करती हैं और टाइम पीरियड के बाद उसकी मार्केट वैल्यू से परचेस कर देती हैं। तो ये जो बीच का डिफरेंस है वो आरबीआई का फ़ायदा होता है। इसी डिस्काउंट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट। यानी कि जब तेज़ी का माहौल होता है या इन्फ्लेशन जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइस राइज होता है तो मार्केट में एक्सेस मनी की सप्लाई को रोकना है। तो उस सप्लाई को रोकने के लिए आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज़ कर देती है। यानी अगर कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी बेचना चाहे तो उन्हें पहले से ज़्यादा डिस्काउंट पे उन्हें अपनी सिक्योरिटीज सेल करनी होगी। सो द कमर्शियल बैंक्स सेल्स लेस सिक्योरिटीज एंड बोरो लेस अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सीधा हिसाब है फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंक्स अगर ज़्यादा डिस्काउंट रेट से आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज सेल करेंगी तो उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए तो वो कम अमाउंट को ही बोरो करती हैं। Hence, they give lesser amount of loans at higher rate to the general public, and when people get fewer loans, their demand decreases. With the effect of that, price also decreases and inflation is controlled. तो जब हायर रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं तो वो जो नुकसान है वो अपने कस्टमर्स में से निकालती हैं। तो कस्टमर्स को कमर्शियल बैंक्स जो रेट देती हैं वो और ज़्यादा बढ़ा कर देती हैं, जिससे कस्टमर्स को वो लोन महंगी पड़ती हैं और कस्टमर्स उस लोन को लेना अवॉइड करते हैं और मार्केट में आने वाली एक्सेस मनी सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिससे लोगों की परचेस पावर डिक्रीज़ होती है, डिमांड कम होती है और डिमांड कम होने से प्राइस कम होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। नाउ फ्रेंड्स, रिवर्स रेपो रेट। तो व्हेन आरबीआई हैज़ टू बोरो फंड्स फ्रॉम वेरी शॉर्ट पीरियड, then it sells its securities to commercial banks with a repurchase agreement at a particular discount rate. This discount rate is called reverse repo rate. आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अभी हमने जो रेपो रेट समझा उसका जस्ट अपोजिट। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो अपने पास रखी सिक्योरिटीज़ आरबीआई को बेचती थी। यहाँ जब आरबीआई को मनी की शॉर्टेज होती है तो आरबीआई अपने पास रखी सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक्स को डिस्काउंट पर देती हैं और यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है कि उन सिक्योरिटीज़ को आरबीआई ही एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस से खरीद लेगी। तो जो डिस्काउंट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को अपनी सिक्योरिटीज सेल कर रही है उस डिस्काउंट रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट। एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट commercial banks will get more incentive to park their funds with the RBI by lending more to RBI, thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market. People get fewer loans, their demands decreases, with the effect of that price also decreases and inflation is controlled. Friends, जब इन्फ्लेशन का माहौल होता है उस वक्त आरबीआई ये रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देती है। तो कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा फ़ायदा अपना पैसा आरबीआई को देने में होता है, ना कि जनरल पब्लिक को, क्योंकि जनरल पब्लिक को तो वो जो रेट पर देंगे उसी रेट से उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई
वो काफ़ी ज़्यादा देती हैं, तो कमर्शियल बैंक्स एज अ लोन पब्लिक को देने की जगह अपना सारा फंड आरबीआई को दे देती हैं, जिससे जनरल पब्लिक में आने वाली एक्सेस मनी सप्लाई स्टॉप हो जाती है और मनी सप्लाई स्टॉप होने से परचेस पावर रिड्यूस होती है, उनकी डिमांड्स कम होती है और डिमांड्स कम होने से प्राइस कम होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स इन पास्ट फ्यू ईयर्स कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आप देख सकते हैं जनवरी 2006 में रेपो रेट 6.50% था एंड रिवर्स रेपो रेट 5.50% था। इन मार्च 2010 रेपो रेट वॉज 5% while reverse repo rate was 3.50% and in April 2016 the repo rate was 6.5% and the reverse repo rate was 6%. The third quantitative tool of monetary policy is stabilization under emergency situation. There is a special window for banks to borrow from RBI against approved government securities in an emergency situation like an acute cash shortage. RBI कमर्शियल बैंक्स को ये एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें जब भी उन्हें पैसों की शॉर्टेज हो तो इमरजेंसी टाइम में अपनी सिक्योरिटी के अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकती हैं। लेकिन इस टाइप की लोन्स कमर्शियल बैंक्स बहुत ही रेयरली लेती हैं और काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी लेती हैं, जिसका रीज़न है कि दिस रेट इज़ हायर देन रेपो रेट। इन 2016 दिस रेट वॉज 7%। यानी स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई जो लोन कमर्शियल बैंक्स को देती है उसका इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से भी ज़्यादा होता है, तो कमर्शियल बैंक्स को वो रेट काफ़ी महंगा पड़ता है। इसीलिए इस टाइप की फैसिलिटी का यूज़ बहुत ही रेयरली और इमरजेंसी सिचुएशन में ही किया जाता है। दिस फैसिलिटी इज़ कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन नाम की जो फैसिलिटी है उसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, बाकी के जो 4 क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। I hope you all have understood all the points that I have explained. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।